हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे रेस्पिरेशन व उसके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि रेस्पिरेशन होता क्या है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं का बना हुआ है, ठीक है। अब इन कोशिकाओं तक जो पोषक तत्व है वो हमने लास्ट पढ़े हुए तंत्र यानी कि पाचन तंत्र के द्वारा देखा कि हमने जो भोजन खाया और उसको खाने के बाद में उसको जब हम पचाते हैं तो उससे छोटे छोटे पोषक तत्व निकलते हैं और वो पोषक तत्व फिर रुधिर के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। तो यानी कि हमारा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है और इन कोशिकाओं में क्या आ गए हैं, भोजन तत्व आ चुके हैं। लेकिन इन कोशिकाओं में ये भोजन तत्व करते क्या हैं? तो कोशिकाएं क्या करती है, इन भोजन तत्वों से क्या बनाती है, ऊर्जा का निर्माण करती है, ठीक है। यानी कि विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को करके और ऊर्जा का निर्माण करती है। और इस ऊर्जा का उपयोग अगर हम देखें कोशिकाएं कहाँ करती है, तो इन ऊर्जा का उपयोग उसके अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं के संपादन में किया जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं का बना हुआ है और जो हम भोजन तंत्र पढ़ते हैं उससे भोजन आया और फिर उससे जो पोषक तत्व बने वो कोशिकाओं तक पहुंचे, किसके द्वारा, रुधिर के द्वारा, ठीक है। और फिर ये कोशिकाएं क्या करती है, इन भोजन तत्वों को किसमें कन्वर्ट कर देती है, इन भोजन तत्वों का करती क्या है, तो इन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं इन भोजन तत्व या फिर आप बोल सकते हो पोषक तत्व जो है इनका ऑक्सीजन द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, ठीक है। और जब वो ऑक्सीकरण करती है तो ऊर्जा का निर्माण होता है और वो ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में, ठीक है। और ये जो एटीपी है ये फिर इस एटीपी का उपयोग कोशिका द्रव्य में होने वाले विभिन्न प्रकार की क्रियाएं यानी कि उपापचय क्रियाओं में इस एटीपी का उपयोग किया जाता है। और जब ये काम होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है पोषक तत्वों का, तो एटीपी के साथ साथ यहाँ पे एक हानिकारक गैस CO2 का भी निर्माण होता है और इस CO2 को फिर क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। तो एक सीक्वेंस देखें हम किस तरीके से ये पूरी स्टोरी होती है। तो देखो हमारे वायुमंडल में क्या प्रेजेंट होता है, मंडल के अंदर ऑक्सीजन है वायु के रूप में, ठीक है। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है। और शरीर में प्रवेश करने के बाद ये मतलब शरीर में कैसे, हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों के पास जाती है और फेफड़ों से इसे कहाँ भेज दिया जाता है, रुधिर के पास। और रुधिर इसे कहाँ लेके जाता है, हमारी कोशिकाओं के पास या फिर आप बोल सकते हो हमारे ऊतकों के पास यानी कि टिश्यू के पास। और टिश्यू क्या करते हैं, अब ये जो ऑक्सीजन है वो अब कहाँ आ चुकी है, टिश्यू के पास आ चुका है। और फिर कोशिकाएं इन पोषक तत्वों को क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है। इस ऑक्सीकरण करने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, O2 का उपयोग करना है। यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ किया जाता है, भोजन के द्वारा आए हुए जो पोषक तत्व होते हैं उनका ऑक्सीकरण किया जाता है, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। और कौन करती है, कोशिका करती है, जिससे परिणाम स्वरूप क्या में निकलता है, ऊर्जा जो संग्रहित कर दी जाती है एटीपी के रूप में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको वापस से वायुमंडल में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये पूरी प्रक्रिया होती है, रक्त O2 गैस को अपने अंदर घोलकर अंगों तक और विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है तथा उसके द्वारा उत्पन्न जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे वापस वातावरण में भेजा जाता है। तो इस तरीके से गैसों का जो ये आदान प्रदान हो रहा है किन किन के मध्य, पर्यावरण के या वायुमंडल, रक्त और कोशिकाओं के मध्य, इसे हम विशेष तौर पे श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम श्वसन देखें तो क्या है, श्वसन में हम देखते हैं गैसों का आदान प्रदान, गैसों का
आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, और ये आदान प्रदान किन किन के बीच में कहाँ कहाँ हो रहा है? तो 3 जगह हम देख रहे हैं। एक तो वायुमंडल में, ठीक है, और रुधिर में, और हमारे कोशिकाओं के मध्य। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन है वो कैसे हमारे शरीर तक पहुंचती है, तो उसके लिए हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। लेकिन उस तंत्र को अगर एक रूप में देखा जाए, यानी कि वायुमंडल से रुधिर में, रुधिर से कोशिकाओं तक आने के लिए जो पथ है, जो रास्ता है, अगर हम उसकी बात करें तो किस तरीके से आता है, तो हम देखेंगे जो शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु की बात करें, यानी कि ऐसी वायु जिसके अंदर कौन सी गैस है? O2 है। ये हमारे शरीर में कहाँ से प्रवेश करती है? नाक से, नाक से फिर गले में, गले से फिर श्वास नलियों में, और श्वास नलियों से यह हमारे फेफड़ों में जो पाई जाने वाली, यानी कि लंग्स में जो पाई जाने वाली वायु कुपिकाएं होती हैं, जिसको एल्वियोली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक। और ये जो एल्वियोली होती है वो इस तरीके से महीन परत की बनी होती है, महीन झिल्ली होती है। इसको हम और भी अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे एक आपको सिर्फ एक समरी बताई जा रही है कि यहाँ पे कैसे होता है, और इसके चारों तरफ इस तरीके से ये रुधिर वाहिनी है। ठीक है, और यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। रुधिर वाहिनी में CO2 तो यहाँ पे कुपिका में आ जाता है, और कुपिका से O2 रुधिर वाहिनियों में आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अब ये रुधिर जो है वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीकृत रुधिर को लेके कहाँ पहुँचता है? हमारी कोशिकाओं में, या फिर आप बोल सकते हो ऊतकों में, जहाँ पे इस ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के ऑक्सीकरण में किया जाता है, और जो CO2 निकलते हैं उसको वापस से वातावरण में भेज दिया जाता है। तो ये तो था श्वसन। लेकिन अब हम देखते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, तो श्वसन के प्रकार अगर हम देखें तो श्वसन बेसिकली 3 प्रकार से हम देखते हैं। अगर हम उसके चरण की बात करें तो वो 3 प्रकार से हमारे सामने आएगा श्वसन का प्रकार। एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक, और एक होता है कोशिकीय। एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन, और एक हमारे पास होता है कोशिकीय श्वसन। ठीक है, बाह्य श्वसन के अंदर क्या होता है? बाह्य श्वसन के अंदर हम बाह्य श्वसन का एक और दूसरा नाम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सांस लेना, ब्रीथिंग। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वातावरण से शरीर में, तो हम बोल सकते हैं वातावरण से शरीर में O2 का आना, और शरीर से वातावरण में CO2 का जाना। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाह्य श्वसन कहलाती है। तो सीधी सी बात है कि बाह्य श्वसन में हम देखते हैं कि वातावरण से जो वायु है वो हमारे फेफड़ों में आती है, और फेफड़ों से जो CO2 है वातावरण में जाती है। इसे हम बाह्य श्वसन, सांस लेना या ब्रीथिंग बोल सकते हैं। सीधा सा बात है कि यहाँ पे गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो वातावरण तथा शरीर के मध्य होता है। वहीं अगर हम आंतरिक श्वसन की बात करें तो आंतरिक श्वसन 2 जगह हमें देखने को मिलता है। पहला हमें देखने को मिलता है कुपिका, जो फेफड़ों में पाई जाने वाली कुपिका और रुधिर के मध्य। तो हम देखेंगे कुपिका से तो CO2 रुधिर में जाती है, जबकि रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में जाती है। और दूसरी जगह हमें कहाँ देखने को मिलता है? रुधिर व कोशिका के मध्य। ठीक है, तो हम देखेंगे कि रुधिर से अब ऑक्सीजन कोशिका में, और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड
जो है वो रुधिर में जाती है। तो ये हमारे शरीर के अंदर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको हम आंतरिक श्वसन बोलते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट श्वसन हमारे पास जो रहता है वो है कोशिकीय श्वसन, जिसके अंदर देखो इन दोनों प्रकार के श्वसन के अंदर किसी भी एंजाइम का उपयोग नहीं हुआ, और यानी कि इन दोनों के अंदर ना तो एंजाइम का कार्य है यहाँ पे, और ना ही ऊर्जा का निर्माण होगा। ऊर्जा का निर्माण भी यहाँ पे नहीं होता। लेकिन कोशिकीय श्वसन के अंदर सारा कुछ होगा। ये एक मान लो कोशिका है, सेल है, और सेल के अंदर पोषक तत्व मान लो ग्लूकोज है, जो हमने खाने के साथ कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ये कोशिका द्रव्य की अंदर की बात है, कोशिका द्रव्य में। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कोशिका द्रव्य में ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन बोला जाता है। तो इस तरीके से हम इन तीनों को एज ए डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं सबसे पहले बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। और बाह्य श्वसन के दौरान हम देखते हैं कि वातावरण से जो है ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण किया जाता है हमारे शरीर के, यानी कि फेफड़ों तक, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यानी कि यहाँ पे गैसों का जो आदान प्रदान है, गैसों का आदान प्रदान वो किसके मध्य हो रहा है, वातावरण और हमारे फेफड़ों के बीच में हो रहा है। तो इस श्वसन को हम बोलते हैं बाह्य श्वसन। दूसरा जो श्वसन है हमारे पास वो है आंतरिक। ठीक है, आंतरिक श्वसन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है रुधिर वाहिनी, और ये जो है फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जिसको हम वायु कुपिका बोलते हैं या कोष्टिका, एल्वियोली नाम से भी जाना जाता है, और ये इस तरीके से पाई जाती है। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन को तो रुधिर में, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड ये रुधिर लेके आया है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला हमें गैसों का आदान प्रदान देखने को मिलता है, किसके मध्य, कुपिका और रुधिर के मध्य। और दूसरी जगह हमें देखने को मिलेगा किसके मध्य, ये फिर से रुधिर वाहिनी है, और ये है हमारे पास कोशिका। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे O2 तो कोशिका के अंदर आ रहा है, और कोशिका से CO2 रुधिर में जा रही है। तो ये दूसरा जो है आदान प्रदान हमें रुधिर और इसके कोशिका के बीच में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम तीसरे टाइप का रेस्पिरेशन की बात करें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कोशिकीय श्वसन। क्योंकि इन दोनों श्वसन में कहीं ऊर्जा भी नहीं बन रही और कोई भी एंजाइम कार्य नहीं कर रहे। और ये कोशिकीय श्वसन जो है वो पादप कोशिका भी करती है, क्योंकि पादपों में श्वसन होता है। रात के टाइम पे पादप जो होते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। दिन के टाइम पे वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जंतु कोशिका के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इस कोशिकीय श्वसन के दौरान क्या होता है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोशिका है, सेल है, और ये कोशिका द्रव्य है। ठीक है, रुधिर के द्वारा क्या आ गया, ग्लूकोज रुधिर लेके आता है हमारे आहार नाल से, और फेफड़ों से यहाँ पे पहुँच गया O2, और ये भी कौन लेके आ रहा है, रुधिर, और ये कहाँ से आ रहा है, फेफड़ों से। ठीक है, और ये रुधिर कहाँ से आ रहा है, हमारी आहार नाल से। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, कोशिका के अंदर इन दोनों की प्रेजेंस से क्या निकलेगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस यहाँ पे किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, और ऊर्जा को ATP के रूप में संग्रहित किया जाता है। और ये जो कार्य है इसका जो प्रमुख स्थल है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा का निर्माण होना, ये एक ही चरण में नहीं होता। ठीक है, ये इतना जो कार्य है वो सारा का सारा स्टेप वाइज होता है, चरणों में होता है। ठीक है, तो ये कार्य चरणों में होता है। इसका पहला चरण तो होता है कोशिका द्रव्य में,
जिसको ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा और तीसरा चरण जो है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जिसमें क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है और ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित होती है, इसीलिए इसे पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो इस तरीके से कोशिकीय श्वसन जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब वहीं ये है कि हर बार ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन मिले ये भी तो ज़रूरी नहीं है। तो कोशिकीय श्वसन में दो तरीके से देखने को मिलता है, यानी कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसको हम किण्वन की क्रिया बोलते हैं और उसके पास दो तरह के अलग अलग है। अगर हम यीस्ट में देखेंगे जो कि एक फंगस है, वो तो इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगी, अल्कोहल में, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा निकालेगी। पूर्णतया ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता। और वहीं अगर हम लोग हमारी पेशीय कोशिका की बात करें, पेशी कोशिका, ठीक है, तो वहाँ पे ग्लूकोज से क्या बना लिया जाएगा, वहाँ से ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा और बहुत ही थोड़ी मात्रा में ऊर्जा बनती है। तो मतलब ग्लूकोज जो है उसके ऑक्सीडेशन के कितने तरीके हैं। पहला तरीका तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है यीस्ट में और पेशी कोशिका में देखा। तो एक ग्लूकोज को तोड़ने के तीन तरीके हैं, या तो अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड या फिर पूर्णतया उसको तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि श्वसन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण कैसे बनता है। लेकिन अभी तक हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये पूरा का पूरा जो कार्य है वो कैसे किया जाता है मानव शरीर द्वारा। तो मानव शरीर में ये कार्य करने के लिए ऑक्सीजन को अंदर और बाहर निकालने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।